हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में और साथ ही जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इस कंपनी में, इसका करेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से इसका लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है। और वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ से दूरी बना के रखनी चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल शेयर बंधु। शुरुआत करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड से। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये कंपनी बनी थी 1982 में और ये कंपनी मेनली मैन्युफैक्चर करती है वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, वियर प्लेट्स एंड पार्ट्स और हैवी मशीनरी को। वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, अगर आप कभी वेल्डिंग की शॉप पे गए हों तो आपने वहाँ देखा होगा एक इलेक्ट्रोड जैसा कुछ रहता है जिससे वो वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। जैसे वो आपने कभी सलाई देखी हो तो वैसा एक स्ट्रक्चर होता है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी इसको देख पा रहे होंगे। तो उसके अलावा ये वियर प्लेट्स यूज़ करती है। वियर प्लेट्स बेसिकली एक शील्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि मेन मशीनरी के चारों तरफ लगाया जाता है जिससे कि मेन मशीनरी डैमेज ना हो और उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये कंपनी मशीन पार्ट्स की रिपेयर और रिकंडीशनिंग करती है। इसके लिए इन्होंने एक टर्म ईजाद किया है, सुपर कंडीशनिंग। इसके अलावा ये कंपनी ट्रेड करती है प्रोटेक्शन पाउडर्स के लिए, जिसे कि ये किसी मशीन के सरफेस पे अप्लाई करते हैं जिससे उसकी लाइफ बढ़ती है। और इसके अलावा ये फ्रेंड्स ट्रेड करती है वेल्डिंग एंड कटिंग मशीन्स का भी। फरवरी 2024 तक इस कंपनी में 130 इंजीनियर्स काम कर रहे थे। चलिए फ्रेंड, जल्दी से नज़र डाल लेते हैं इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में और उसके बाद देखेंगे कंपनी का फाइनेंशियल डेटा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये आईपीओ 26 तारीख को ओपन हो चुका है और इस आईपीओ की अंतिम तिथि है 30 सितंबर, यानी आप 30 सितंबर शाम को 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। जो कंपनी ने यहाँ पर प्राइस बैंड रखा है 159 से 168 रुपीज़ पर शेयर का रखा है, पर आपको यहाँ पर कट ऑफ प्राइस यानी 168 पर ही अप्लाई करना चाहिए। एक लॉट में फ्रेंड्स 88 शेयर रहने वाले हैं और ये आईपीओ ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 158 करोड़ का ये आईपीओ यहाँ पर हमें दिख रहा है। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यहाँ पर 8 रुपये का डिस्काउंट पर शेयर यहाँ पे रखा गया है। इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट हमें आएगा वो आएगा 1 अक्टूबर यानी ट्यूसडे के दिन। और अगर आपका ये आईपीओ सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपका जो रिफंड इनिशिएट हो जाएगा वो 3 अक्टूबर को होगा, क्योंकि 2 अक्टूबर की मार्केट की छुट्टी है। 3 अक्टूबर को ही आपके अकाउंट में ये शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है तो। और इसका जो लिस्टिंग हमें होती हुई दिखेगी शेयर मार्केट में वो 4 अक्टूबर को दिखेगी, यानी कि अगले हफ्ते फ्राइडे के दिन। अगर लॉट साइज़ की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम 1 लॉट जिसमें कि 88 शेयर होंगे और मैक्सिमम आप 13 लॉट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं स्मॉल एचएनआई की कैटेगरी में आप मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 16 लॉट यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआईज के लिए मैक्सिमम लॉट की संख्या 68 निर्धारित की गई है। बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है। तो जिस दिन भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा आपको बिग शेयर सर्विसेज की वेबसाइट पर इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके अपना अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं 3 अक्टूबर को। चलिए बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियल की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 सालों का डेटा कंपनी ने शो किया है, मार्च 2022 से मार्च 2024 तक। तो इसमें अगर हम देखें तो कंपनी में एसेट्स में इंक्रीज होता हमें यहाँ दिख रहा है। साथ ही कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी हमें यहाँ पर लगातार बढ़ता दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ा है। मार्च 2022 में ये 17 करोड़ के आसपास था, जो कि अब मार्च 2024 में 30 करोड़ के आसपास प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। कंपनी की नेटवर्थ में भी यहाँ पे इजाफा हुआ है। मार्च 2022 में जहाँ 120 करोड़ के आसपास कंपनी की नेटवर्थ थी वो बढ़कर हो गई 142 करोड़ मार्च 2023 में, और अब 2024 में जो कंपनी का नेटवर्थ है वो लगभग 190 करोड़ का यहाँ पर हमें दिख रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो फ्रेंड, मार्च 2024 तक इनके पास 163 करोड़ रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में हैं। और अगर इनकी बोरिंग्स की बात करें तो अभी जो लेटेस्ट बोरिंग है उसमें लगभग यहाँ पर 34.44 करोड़ यानी 34 करोड़ 44 लाख के आसपास इनके पास बोरोइंग्स है। तो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस काफ़ी ज़्यादा शो हो रहा है बोरोइंग से।
तो ये एक पॉजिटिव साइन है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 18.52 यहाँ पे दिख रहा है, जो कि मैं इसको ठीक ठाक मानूंगा। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो हमें 20.63 का दिख रहा है, वो भी हमें ठीक दिख रहा है। डेट टू इक्विटी जैसा कि हमने देखा, रिजर्व एंड सरप्लस इनके पास काफ़ी ज़्यादा है बोरोइंग से, तो यहाँ पर हमें डेट टू इक्विटी भी यहाँ पर सिर्फ 0.18 का दिख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा मैं इसको नहीं मानता हूँ। वही रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी यहाँ पर 18.52 के आसपास हमें दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो यहाँ पर है वो 10.79 का है। तो फाइनेंशियली तो ये कंपनी हमें ठीक ठाक दिख रही है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट मुझे अभी तक नहीं दिखा है। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी के अगर इंटरनल रिस्क की बात करें फ्रेंड्स, तो जब मैं इसका रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट स्टडी कर रहा था तो मुझे वहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें दिखाई दी। हालांकि कोई ज़्यादा बड़ा डरने का कोई कंसर्न यहाँ पर है नहीं, बट फिर भी जस्ट ये हमें पता होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर वो 2 पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। तो पहले जैसे कंपनी ने बताया कि कंपनी इज़ डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक मार्केट, तो एक्सपोर्ट इनका इंडिया से बाहर बहुत कम है। मेनली जो इनका रेवेन्यू आता है फ्रेंड्स, वो आता है डोमेस्टिक क्लाइंट्स से। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, करंटली फिस्कल ईयर 2024 में इनका लगभग 90% के आसपास आप देखें रेवेन्यू, तो वो डोमेस्टिक सेल से हुआ है, यानी अपने प्रोडक्ट्स को इन्होंने इंडिया के अंदर ही बेचा है, उसी से इनको रेवेन्यू 90% के आसपास है। एक्सपोर्ट ये सिर्फ मोटा मोटा अगर देखें 10% के आसपास ही इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेनली जो इनका कस्टमर बेस है वो इंडिया में ही है। अगर बाहर एक्सपोर्ट भी करने लगेंगे ज़्यादा तो आई थिंक कंपनी में फिर ग्रोथ ज़्यादा हमें होती दिखेगी। बट खैर ये ज़्यादा बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। जल्दी से बात करते हैं दूसरे रिस्क की। दूसरा रिस्क है जो अब ये कंपनी है ना, ये अपने प्रॉफिट के लिए या अपने परफॉर्मेंस के लिए डिपेंडेंट है इसके क्लाइंट्स पर। जैसा हमने देखा इसके मेनली क्लाइंट या मेनली कस्टमर्स जो हैं वो इंडिया के ही हैं। तो उसमें भी अगर आप देखें तो मेनली जो सीमेंट इंडस्ट्री यहाँ पर हमें दिख रही है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है इसके रेवेन्यू में वो लगभग 36% या 37% आप इसको कहें, उसके आसपास आप ये देख सकते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को कंट्रीब्यूट कर रही है। वही अगर इंजीनियरिंग कंपनीज़ की बात करें तो वो 13 और अराउंड 14 के आसपास यहाँ पर हमें कंट्रीब्यूट करते दिख रहे हैं। तो बेसिकली इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है बाकी कंपनीज़ के ऊपर, जो कि इसका कस्टमर बेस है। तो ये तो हर कंपनी के लिए ही है। तो आई थिंक नथिंग टू वरी, ठीक ठाक मुझे यहाँ पर दिखती है कंपनी, कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क मुझे नज़र नहीं आता फिलहाल। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स जल्दी से और देखते हैं क्या ये IPO ओवर प्राइस्ड है। इसके लिए फ्रेंड्स हम देखेंगे इसके KPI इंडिकेटर्स। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कंपनी ने जो डेटा दिखाया उसके हिसाब से जो अर्निंग पर शेयर है वो 10.99 थी प्री IPO, और IPO होने के बाद जो इसकी अर्निंग पर शेयर है वो 8.23 है। वहीं इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो पोस्ट IPO हो जाएगा 20.41, जो कि पहले था 15.28। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। इसका मतलब इसका थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर ये हमें महंगा दिखता है। अगर ये पोस्ट IPO 15 से 16 के बीच में लिस्ट होता तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहता। ऑलरेडी हम यहाँ देख रहे हैं कि प्री एंड पोस्ट IPO के बीच में ही हमें 5 पॉइंट्स का अंतर हमें मोटा मोटा यहाँ पर दिख रहा है। तो हल्का सा ये हमें थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा दिख रहा है। एक बार कंपेयर कर लेते हैं फ्रेंड्स बाकी पीयर्स के साथ। तो जैसा कि आप यहाँ पर अर्निंग पर शेयर का डेटा देख रहे हैं, तो इसका जो पीयर है या कंपटीटर है एडोर वेल्डिंग लिमिटेड, वो यहाँ पर EPS शो कर रहा है 46.46। उसके अलावा जो दूसरी कंपनी यहाँ पर दिख रही है हमें एया इंजीनियरिंग लिमिटेड, उसका जो अर्निंग पर शेयर है वो हमें यहाँ पर 120 के आसपास दिख रहा है। अगर इन दोनों से फ्रेंड कंपेयर करें तो इसका अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा कम है, 8.23। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम PE रेशो की बात करें, एडोर वेल्डिंग का जो PE रेशो है वो है 29, एंड जो एया इंजीनियरिंग लिमिटेड हमें दिख रही है उसका जो PE रेशो है वो है 35.88। तो अगर इसका PE रेशो बात करें तो पीयर्स से तो उसका PE रेशो हमें यहाँ पर कम दिख रहा है, यानी अपने जो पीयर्स हैं इसके उनसे तो ये प्राइस में महंगा नहीं है अगर हम PE रेशो से कंपेयर करें। बट हाँ, इसका अर्निंग पर शेयर भी कम है बाकी के पीयर्स से। अगर हम इंडस्ट्री के PE की बात करें तो हमें एज एन एवरेज यहाँ पर 30 से 32 के बीच में हमें यहाँ दिखता है। तो जो डेटा समझ में आता है कि इंडस्ट्री के PE से भी इसका PE कम है और इसके पीयर्स से भी इसका PE कम है। इसका मतलब अभी तो ये ओवर प्राइस्ड नहीं है, बट इसका EPS भी कम है। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ देखना पड़ेगा इसको। तो अगर हम मोटे तौर पे कहें तो जो कंपनी में अब पोस्ट लिस्टिंग जो हमें चांसेस लगते हैं ग्रोथ के, तो वो हमें स्कोप ज़्यादा नज़र आता नहीं है। यहाँ पे 30 से 32 का मैक्सिमम हम समझ सकते हैं एक बार को कि इंडस्ट्री PE 30 से 32 है और उसका PE ऑलरेडी पोस्ट लिस्टिंग के बाद 20.41 हो जाएगा। तो इसके पास अगर हम देखें तो एज एन एवरेज 5 से 10 पॉइंट का हमारे पास स्कोप यहाँ पर दिख रहा है।
आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स और डेटा इस कंपनी का। तो अभी तक का जो सब्सक्रिप्शन डेटा है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से डे 2 पे ये लगभग 21.91 के आसपास ये हमें सब्सक्रिप्शन इसका आता दिख रहा है। और डे 1 पे जो उसका सब्सक्रिप्शन था वो 7.34 था। 21.91 ओवरऑल में अगर हम देखें तो इनका जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उन्होंने केवल 0.18 टाइम्स इसको सब्सक्राइब किया है। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में अगर देखें तो 34 टाइम्स हमें यहाँ पर दिख रहा है। रिटेल कैटेगरी में यहाँ पर हमें 28.81, अगर मोटे तौर पे गए तो 29 टाइम्स हमें सब्सक्राइब होता दिख रहा है। और इनके एम्प्लॉयज़ ने 31 टाइम्स इसको सब्सक्राइब किया। तो अभी तो खैर सेकेंड डे है, जैसे हमने देखा था 30 सितंबर यानी कि मंडे इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो हमें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा हो सकता है और ज़्यादा आता दिखेगा। अभी जल्दी से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं फ्रेंड। तो मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे जो इसका करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर है वो 90 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। और IPO ओपन होने से पहले जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 80 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर था। तो अगर यही ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग वाले डे तक बना रहता है तो हमें जो इसकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है वो 258 के आसपास दिख सकती है। तो ये तो बात हुई करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की। अब देख लेते हैं क्या हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या इस IPO से दूरी बना के रखनी चाहिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने अभी देखा था, तो यहाँ पर जो हमें पोस्ट IPO PE दिख रहा है वो अराउंड 20.41 का दिख रहा है, ठीक है। और अभी जो हमने यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा था वो यहाँ पर देखा था हमने 90 रुपीज़ का, जिसके हिसाब से जो लिस्टिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 258 के आसपास कर रहे हैं। बट ये 258 रुपीज़ की लिस्टिंग क्या सस्टेनेबल है इस PE पर? उसके लिए फ्रेंड अगर हम अज्यूम करें 258 पर ये लिस्ट होता है IPO, तो पोस्ट लिस्टिंग जो इसका PE रेशियो हो जाएगा वो फ्रेंड हो जाएगा अराउंड 31 से 32 के बीच में, ठीक है। और जैसा कि हमने अभी देखा था इंडस्ट्री का जो PE है वो भी 30 से 32 के आसपास है। तो 258 के आसपास लिस्ट होने पे फ्रेंड इसका जो PE रेशियो है वो अपने मैक्सिमम लेवल यानी कि इंडस्ट्री के PE के बराबर हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा का स्कोप तो मुझे यहाँ पे नज़र आता नहीं है। तो लिस्टिंग जो इसकी होगी वो 258 से नीचे के प्राइस पे आई थिंक होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पे होती है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा ओवर प्राइस हो जाएगा। हालांकि करंट जो इसका प्राइस है उस पर तो मैं इसको ओवर वैल्यूड ज़्यादा नहीं कहूँगा। 168 के आसपास आई थिंक इसका डिसेंट प्राइस है। और 168 से लेके आई थिंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 200 के बीच में। सो 200 के आसपास आई थिंक इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है लिस्टिंग वाले दिन। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। पर मैं यहाँ आपको बताता चलूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो इस IPO में अप्लाई करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लें या फिर आप अपने विवेक का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये डिटेल्स अच्छी लगी होगी, इस वीडियो में दी गई जितनी भी जानकारी थी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।